अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंपॉर्टेंट शॉर्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग। ठीक है, इसको आप करने के बाद काफ़ी सारी मालूमात जो आपके जहन में पहले से हैं और जो नई आएंगी वो इस चैप्टर के इस हिस्से को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, ठीक है, इन टॉपिक से कोई ना कोई आपका लॉन्ग भी बनेगा, शॉर्ट ही बनेगा, एमसीक्यू भी बनेगा। इसलिए ये टॉपिक बड़ा अहम रहेगा और इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, कुछ देर के बाद आपको ये टॉपिक तैयार भी होगा। हम इसको शुरू करते हैं। पहले समझ लें कि क्वेश्चन कैसे आएगा और उसको किस तरीके से हल करना है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, अगर हम इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। इसके साथ साथ एक पार्ट और रहेगा, write down the effect of external pressure on the rates of evaporation and boiling। तो इस तरह से ये दो हेडिंग्स हैं आपकी बुक में, इसको ज़रा हम आज चेक करते हैं इनमें क्या लिखा है। मुश्किल बात कोई नहीं है, ज़्यादा लिखा ज़्यादा है, पर इतना आसान है कि अगर आप इसका जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट ले लो तो कोई मुश्किल नहीं रहेगी। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा इसमें साथ साथ ये भी हम करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इसको कैसे सिंपल करके लिखना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा और आपकी किताब में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ ये अलग आ सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अकेला भी आ सकता है, यानी सिर्फ इवेपोरेशन, और हो सकता है दोनों इवेपोरेशन बॉइलिंग आ जाए। तो इस तरह ये क्वेश्चन तोड़कर छोटा भी किया जा सकता है, बट किसी तरह भी इसका क्वेश्चन बन जाए, आंसर आपको तैयार होने वाला है। ठीक है जी। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग की। लास्ट टॉपिक्स में भी हमने इनको डिस्कस किया था और वहां पर हमने इनकी डेफिनेशंस भी की थी और वही डेफिनेशन आप यहां पर भी लिखोगे। लेकिन साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूं और वो भी थोड़ी रिवाइज कर दूंगा जो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन में क्या होगा, देखो बेटा, सपोज करो कि ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में ये वाली बात पढ़ी थी कि मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं, कोई तेज और कोई हल्की, रैंडम मोशन तो थी, लेकिन अब आपको दो इसमें एरो नजर आ रहे हैं। ये दो एरो शो कर रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल ऐसे हैं या मॉलिक्यूल का ग्रुप ऐसा है जो स्लो मूव करता है और कोई फास्ट मूव करता है। अब आपने ये वाली बात भी पढ़ी हुई है कि स्लो और फास्ट मूवमेंट जब होती है तो उसी हिसाब से उनकी एनर्जी भी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये वाली बात मैं हर दफा लिखता हूं, ये बड़ा आसान सा है और साथ एमसीक्यू भी आएगा। लेकिन काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, हरकत। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल को हरकत अगर वो फास्ट कर रहा है तो आप ये जूम कर सकते हो कि उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। अब जब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, हरकत करता हुआ आगे की जानिब बढ़ेगा। यानी मिसाल के तौर पर वो तेज़ी से हरकत करेगा। जब तेज़ी से हरकत करेगा, घूमता घुमाता कहाँ पहुँचेगा, वो घूमता घुमाता पहुँचेगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर सर ऐसा क्या है, यहाँ पर ऐसा क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हकीकत में एक्चुअली ये ऐसा कहलाता है सरफेस। सरफेस, ये बड़ी बात याद रखेगा क्योंकि ये लफ्ज आएगा। तो जब मॉलिक्यूल तेजी से हरकत करते 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 बिल आखिर पहुंच जाएंगे कहां बेटा, इधर। ठीक है, अब ये वो मॉलिक्यूल शो किए गए हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है, वो भाग के जा रहे हैं और जैसे वो यहाँ पहुंचेंगे तो यहां से वो लीव कर जाएंगे। लीव का मतलब है कि वो सरफेस को छोड़ जाएंगे। और इस तरह आप खुद सोचो, वो क्या सोचना है आपने कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में एक एनर्जी है और जब फास्ट मूविंग पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। यानी अगर हम पानी ही मिसाल कर लें, यानी वाटर अब जितना पहले था, एक तो पहले से थोड़ा सा कम मिकदार में हो गया है क्योंकि पार्टिकल्स बाहर निकल गए हैं, और जो पार्टिकल यहां पर बाहर निकल गए हैं बेटा वो कहला रहे हैं वेपर्स। अब वेपर्स जो बाहर निकल गए हैं उसकी वजह से अंदर के पार्टिकल कम हो गए, तो एक तो यहाँ पे कमी वाकई हुई है। क्या हुई है बेटा जी, कमी हो गई है। दूसरे नंबर पर वो वाले मॉलिक्यूल रह गए हैं जो क्या है, स्लो है, यानी जिनकी एनर्जी क्या है, कम है। तो हम कहेंगे कि इस तरह सिस्टम का टेम्परेचर भी कम हो गया है। टेम्परेचर डिक्रीजेस।
अब टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, देखो जैसे सपोज करो आपने एक ठंडी बोतल या ये ठंडा मशरूब कह लो, वो रखा हुआ है आजकल के गर्म मौसम में, तो क्या होता है, वो गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर की हीट अंदर दाखिल हो जाती है और वो ठंडी चीज क्यों होने लगती है, गर्म। बिल्कुल इसी तरह सोचो कि जब अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बाहर से एनर्जी या कह लो हीट एनर्जी अंदर दाखिल हो जाएगी। बाहर क्या है बेटा? बाहर एक सिस्टम है। याद रखो, ये हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास के अंदर भी, अभी भी समझ लो, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा सिस्टम है, और जो बाहर की जानिब जो भी हमें हमारे पास चीज मौजूद है वो कहलाती है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग से हीट कहाँ आ गई है? आपके सिस्टम में। तो सराउंडिंग के हीट कम हो जाने के बाद इर्द गिर्द का माहौल ठंडा हो जाता है। अब आपने दो तीन चीजें इकट्ठी करके सीख ली। वो कैसे? देखो, एक तो इवेपोरेशन किसकी वजह से हुई है? सिस्टम के अंदर मौजूद ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखने वाले पार्टिकल्स की वजह से, जब वो लीव कर गए कहां से? सरफेस से। और बाहर की एनर्जी जब अंदर दाखिल हुई तो इर्द गिर्द हमें ठंडक महसूस हुई, यानी इवेपोरेशन के बाद ठंडक पैदा होती है। अगर हम यही चीजें थोड़ा यहां पर देखें, इट इज अ सरफेस फिनोमेना, मतलब इवेपोरेशन के बारे में हमने लिखना है, इट इज सरफेस फिनोमेना। अच्छा एक बात सुने, बच्चे सवाल कर रहे हैं सर ये जो डायग्राम आप बना रहे हैं ये हमने बनानी है। देखिए बेटा, दो मतलब है। एक तो सिंपल है कि अगर आपको डायग्राम बनानी नहीं आती है तो आप वो डायग्राम मत बनाएं जो किताब में नहीं है, लेकिन जो बुक में डायग्राम है उनकी बनाने की प्रैक्टिस जरूर करनी है और वो आपने एग्जाम में जरूर बनानी है, ठीक है? तो नंबर वन बात हो गई। अच्छा, अब आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप फास्टली लिख सकते हो, समझ सकते हो, और आपको ये अच्छा लग रहा है करना, तो फिर भी आप इसे कर सकते हो क्योंकि ये आपका प्लस पॉइंट होगा। जैसे ही कोई इस तरह से लिखा हुआ देखेगा, मैं कहता हूं आपके नंबर नहीं काट सकता वो, ठीक है? लेकिन चीजों को गड़बड़ नहीं करना है। जहां डायग्राम होनी चाहिए डायग्राम को वहीं बनाओ जैसे मैं बनाता हूं, और साथ साथ उसको लेबल करो ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। देखो, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, स्लो मूविंग है, तो इतना देखो जो मैं ज्यादा लिखता हूँ वो लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपने एक बीकर बनाया, उसमें दिखाया फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, स्लो मूविंग पार्टिकल्स और वेपर्स, और बस छोटी चीजें, बस ज्यादा नहीं लिखना, इतना नहीं भरना इतना मैं भर रहा हूँ क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ आपको। तो ये चीजें भी थोड़ा एहतियात करना है, यानी पहले डायग्राम सिर्फ वो तो जरूर बनानी है जो आपकी बुक में है, नंबर वन। नंबर टू, इजाफी डायग्राम तब बनानी है जब आप उसको बनाने की अहलियत रखते हो। ये ना हो कि डायग्राम बना के आ जाओ, टाइम खत्म हो जाए और क्वेश्चन का आंसर न लिखा हुआ हो। तो ये चीजें सारी मैनेज करके चलनी है। और सिर्फ डायग्राम बना रहे हो तो उसको बहुत ज्यादा नहीं लिखना उसके अंदर कि वो सारी गड़बड़ हो जाए, तो उसको आपने क्या करना है, सिंपल रखना है ताकि एक नजर के अंदर वो समझ में आ जाए। अच्छा री, अब इसके बाद आपने क्या सीखा बेटा री? क्या सीखा? इट इज अ सरफेस फिनोमिना, यानी सरफेस से पार्टिकल निकल रहे हैं। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हमारी बात तो उन पार्टिकल्स की एनर्जी के साथ जुड़ी है जो पहले से ही सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो इसलिए बाहर वाले एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट प्रोड्यूसेस कूलिंग, ये ठंडक पैदा करती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में सिखाया था, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर एक, चलो हम आपका हाथ सा बना देते हैं ऐसे करके, ये आपका हाथ है। अब क्या हुआ है, इसके अंदर पानी है या आप नहा कर आए हैं, तो यहाँ पर क्या हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है। जब इवेपोरेशन होगी, जो ड्रॉपलेट है, सपोज कीजिए ये एक पानी का कतरा है, जब पानी के कतरे से बेशुमार पार्टिकल, बेटा एक पानी के कतरे में बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जब मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे वाटर ड्रॉप से, तो फिर अंदर का टेम्परेचर, कतरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। तो वो हीट कहाँ से लेगा? सराउंडिंग से। और सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग आपका हाथ है, आपकी खाल है, तो आपकी खाल की हीट ले लेगा, इस तरह आपको लगेगा कि ठंडक हो रही है। इसलिए नहाने के बाद, हाथ धोने के बाद, जब आप पंखे के नीचे स्पेशली बैठते हो, क्योंकि ये अमल पंखे में फास्ट होता है इवेपोरेशन, तो क्या होता है, आपको ठंडक भी ज्यादा महसूस होती है। और यही फर्क है, जब पसीना आता है तो आपकी बॉडी ठंडी होने लगती है, क्योंकि पसीना आने से क्या होगा, इवेपोरेशन होगी और आपकी बॉडी ठंडक महसूस करेगी। तो इस तरह से बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। इट प्रोड्यूसेस कूलिंग, इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी, ये कम एनर्जी के जरिए से भी हो जाता है, ठीक है? अभी समझाते हैं कि मोर एनर्जी का क्या मतलब है, वो आपको इसको समझकर आएगी। तो बेटा सिंपल सी हमने ये बातें जो चार कही हैं, वो चार आपको यहाँ समझा दी हैं, दिखा दी हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और अगर ये होता जाए तो ही आपको बात बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आती है। अब आप आ जाए इस साइड पर। इस साइड पर क्या है? अब यही पानी है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन हमने इस दफा क्या किया है बेटा, इसके अंदर आग लगा दी है, आग लगा दिया भाई, जला दिया है इसको। अब जब जलने का अमल होता है बेटा, तो क्या होता है, तो यहाँ बहुत सारी हीट है। अब आप देख लो बहुत सारी हीट बाहर है,
और फिर जब गर्म करेंगे तो वो हीट अंदर की जानिब दाखिल हो जाएगी और इस तरह से स्पेशली जहां से चूल्हा जल रहा है या जहां से आग की हीट डायरेक्टली दाखिल हो रही है उस जगह पे तो बहुत सारी ही एनर्जी मौजूद होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो जगह है जहां पर क्या है, एनर्जी बहुत सारी है। अब वो बहुत सारी एनर्जी कौन लेगा? जाहिर सी बात है, अंदर तो पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये पार्टिकल पहले भी काइनेटिक एनर्जी रखते थे, अभी भी रखते हैं। कोई स्लो थे, कोई फास्ट थे। लेकिन अब मसला ये हो रहा है कि ये एनर्जी लेने के बाद ज्यादा फास्ट हो गए हैं। इनकी फास्टनेस यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है। तो अब आपको समझ में आएगा, इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी बट दिस प्रोसेस रिक्वायर्स मोर एनर्जी, क्योंकि अब आपको बाहर से हीट देनी पड़ रही है। अब सपोज कीजिए कि बाहर का टेम्परेचर पहले रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, फिर अंततः बढ़ते बढ़ते 50 हो गया और फिर आखिरकार वो 100 तक जाएगा। ये वाली बात मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको समझाई थी। यानी हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इस टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बावजूद भी क्या होगा, जब तक 100 डिग्री तक आप नहीं पहुंचते उस वक्त दी जाने वाली एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही है। अंदर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन बढ़ रही है, मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन एनर्जी भाग दौड़ बढ़ रही है। बस यही हो रहा है 25 से लेकर 99 डिग्री तक, ऐसे समझ लीजिए। अब क्या होगा, क्या इस वक्त इवेपोरेशन होगी? हाँ जी, 25 पे भी इवेपोरेशन होगी, 50 पे इवेपोरेशन होगी, 100 पे भी इवेपोरेशन होती रहेगी। वो तो हो ही रही है, लेकिन अब एक और साथ अमल हो रहा है जो सिर्फ एक खास टेम्परेचर पर होगा, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। इस पर क्या होगा, इस पर मॉलिक्यूल वही सतह पर आना शुरू हो जाएंगे जो कि हाई काइनेटिक एनर्जी रखते हैं और ज्यादा मिकदार में आएंगे, बहुत ज्यादा एक साथ आएंगे। अब ये क्या हो रहे हैं, ये मॉलिक्यूल बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था। और इसके बाहर निकलने पर ये क्या लगा रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं हवा पर, क्योंकि ऊपर सारी हवा है। अब क्या है, इस प्रेशर का नाम है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। और बाहर भी कुछ है, बाहर हवा है, बाहर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और वो भी हर जगह पर मौजूद है। अब वो भी एक प्रेशर लगा रही है, ठीक है, आप पर भी लग रहा है ये प्रेशर। कितना? 760 टॉर। इसे 760 टॉर, 760 mmHg, इसको 1 एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ यूनिट्स में लिखा जा सकता है। तो ये भी लग रहा है प्रेशर। और जब ये मुकाबला बराबर हो जाएगा, यानी व्हेन द वेपर प्रेशर becomes equal to the एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल को EXT से शो किया है, एक्सटर्नल प्रेशर। जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा तो फिर ये जो मॉलिक्यूल हैं ये अचानक से बाहर निकलने लगेंगे तेजी के साथ, और यहाँ बाकायदा तौर पर आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी उछल रहा है, बबल्स बन रहे हैं, और दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और ये वाटर के लिए 100 है, इस तरह हर लिक्विड के लिए ये डिफरेंट होगा। तो अब आपको समझ में आया कि यहां क्या हो रहा है बॉइलिंग में। नंबर वन, इट इज अ फेज चेंज प्रोसेस। ये एक फेज चेंज का अमल है, यानी लिक्विड गैस में, वेपर्स में चेंज हो रहा है। फिलहाल मैं ऊपर लिख देता हूं गैस, चाहे गैस लिख लें, वेपर्स लिख लें, तो ये आपके पास लिक्विड से गैस में चेंज होने का अमल है, यानी फेज चेंज है। नंबर वन। नंबर टू, इट अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये खास दर्जा हरारत पर होता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस कूलिंग, इससे ठंडक पैदा नहीं होती, बल्कि इर्द गिर्द का माहौल भी, क्योंकि हीट मुसलसल निकल रही है, सारे हीट सिस्टम में नहीं जाती बल्कि इर्द गिर्द भी जाती है। जैसे चूल्हा जल रहा होता है तो चूल्हे के करीब जो भी खड़ा होगा वो भी गर्म हो रहा होगा, हालांकि पक तो सालन रहा है, पक तो कुछ ना कुछ रहा है, वहां तो हीट जा रही है लेकिन बाहर भी आ रही है, तो इसमें ठंडक पैदा नहीं होने वाली। और फिर लिखता है इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, इसमें हमें बाहर से कुछ ना कुछ चूल्हा जलाना पड़ेगा, लाइट जलानी पड़ेगी, यानी कुछ भी ऐसी चीज, या अवन है, बेशक माइक्रोवेव अवन है, तो उसमें से हमें वेव देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, तब जाकर ये अमल होगा। अब अपनी बुक की तरफ देखें कि वहां पर इसको कैसे लिखा गया है। ये आपके पास टॉपिक है 14.4 इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है, ये आपके पास, इसमें एक एमसीक्यू मैंने यहाँ पर डाला है। इस एमसीक्यू में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकॉज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो पानी के मॉलिक्यूल है, स्केपिंग द सरफेस आल्सो इंक्रीजेज। क्या मतलब हुआ, जितना बाहर गर्मी ज्यादा होगी, हीट उतना तेजी से अंदर जाएगी, वो पार्टिकल जो फास्ट है उनकी तादाद बढ़ जाएगी और जल्दी जल्दी से बाहर निकलेंगे और वेपर में चेंज होंगे। इस तरह से इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा। कब? जब गर्मियां होंगी, और सर्दियों में स्लो होगा। यानी अगर पानी सरफेस पे गिरा है, फर्श पर गिरा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा,
गर्मियां हैं जल्दी उड़ जाएगा, सर्दियां होंगी थोड़ी देर से, बारिश थोड़ी देर से सूखती है सर्दियों में, क्यों? क्योंकि इर्द गिर्द का टेम्परेचर कम होता है। तो यही बात आपने समझनी है कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या है, तो इवेपोरेशन भी फास्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर ये पूरा हिस्सा है, ये इंशाल्लाह आपको वैसे समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने जो लेक्चर नंबर बेटा 4 लिया था और लेक्चर नंबर जो मिसाल के तौर पर 3 भी था इवन, उनके अंदर हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेशन का जिक्र किया था। वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप उसी चीज़ को ही यहाँ पर देख सकते हो। बल्कि इसको ना लिखो तो मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट, फिर तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, फिर आप ये वाला पोर्शन लिखोगे। ये वाला पोर्शन बहुत ही अहम पोर्शन है, क्यों? क्योंकि सारा कुछ इसी में लिखा है और आप इसी चीज़ को अगर 1 2 3 पॉइंट बना के लिख दोगे तो ऊपर का हिस्सा भी बन जाएगा। तो इसलिए ऊपर के हिस्से की इतनी फिक्र ना करें, ठीक है? और बेटा ये देखें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। चैप्टर जैसे मैंने कहा, लेक्चर आपके पास जो है 4, लेक्चर है आपके पास 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दी गई हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा बेटा वो लेक्चर जरूर देखा करें। और जो बच्चे नए आए हैं बेटा, उनके लिए स्पेशली वो लाजमी तौर पर इजी मैट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखिए ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आप एक बार पढ़कर देखें, समझें, और इवन कि अगर कोई बात नहीं पता चलती, आप कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, हम उसको नेक्स्ट टाइम में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने ठीक करना है, या अगर हमें तब्दीली करनी है तो हम आपके हिसाब से कुछ ना कुछ मजीद तब्दील कर सकते हैं। अच्छा देखो भाई, तो यानी ये हमारा एक रिलेशनशिप है, आपका और हमारा, हम एक साथ चल रहे हैं, इसी तरीके से आप चलते रहेंगे, देखिएगा कितना साल के एंड में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा चलो, अब आओ इवेपोरेशन के ऊपर। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग का जिक्र हमने किया। अब देखो इसमें आपके 1 2 3 4 पॉइंट थे, ये 4 पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अगर तो आपके पास आ रहे शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप इन्हीं 4 पॉइंट को इतना भी लिख दोगे ना तो काम चल जाएगा, ठीक है? यानी बिल्कुल सिंपलेस्ट वे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप इनको पूरा पूरा फिक्रा लिखो। फिक्रा कोई मुश्किल नहीं है। जैसे सपोज करो मैंने लिखा है इट इज सरफेस फिनोमेना, जबकि किताब में लिखा है इट इज सरफेस फिनोमेना, इट अकर्स स्लोली एंड ओनली एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। यानी ये अमल सुस्त है इसकी निस्बत, और ये सरफेस के ऊपर से निकलने वाले वेपर की वजह से होता है। मतलब जो समझा दिया गया है वही यहाँ पर मौजूद है। इस तरह नेक्स्ट देख लो, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है इट अकर्स ऑल टेम्परेचर बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यही बात समझाई गई है कि टेम्परेचर के बढ़ने से ये बढ़ता है, ठीक है? अदरवाइज ये सरफेस फिनोमेना है। फिर नंबर नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस कूलिंग, तो इट प्रोड्यूसेस कूलिंग, और इसी तरह आखिरी हिस्सा भी इस तरह लिखा गया है। और बॉइलिंग पॉइंट को भी मैंने इसी तरह मैनेज कर दिया यहाँ पर। एक दफ़ा आप रीड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये सारा पोर्शन जो है ये ही आप देखोगे इसी छोटे छोटे पॉइंट में मुकम्मल हो गया है। अगर किसी को याद करने में मुश्किल पेश आती है, पहले वो छोटे पॉइंट्स याद कर ले, और फिर वक्त के साथ साथ उनमें जैसे उसका थोड़ा जहन अच्छा बनेगा, एंगल्स चेंज होंगे, दिमाग की ये सलाहियत बढ़ेगी तैयारी करने की, तो ऑटोमेटिकली उनको इसकी बड़ी फॉर्म भी याद हो जाएंगी, ठीक है? तो ये तो हो गया आपके पास पहला हिस्सा, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, और इंशाल्लाह ये आपको तैयार भी हो गया। अब चलते हैं, यानी अगर आप बेटा लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, तो आपने समझो नोट्स लिख रहे हैं तो आपने इसको साथ साथ ही करके तैयार कर लेना है, इंतजार नहीं करना कि साल के आखिर में करेंगे। तो ये तो पहला हिस्सा था। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा है, बस 2 अल्फाज ही याद करने हैं आपने, ठीक है? समझाता हूँ कैसे। यहाँ लिखता है कि देखो अगर हम, ये तो था इवेपोरेशन और बॉइलिंग का एक टेम्परेचर के साथ ताल्लुक, ठीक है? अब वो कहता है क्या इसका एक्सटर्नल प्रेशर से ताल्लुक है? हाँ, नजर आ रहा है हमें। देखो सपोज करो ये है एक्सटर्नल प्रेशर जो यहाँ पे लग रहा है, और वेपर प्रेशर भी लग रहा है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? बॉइलिंग भी देर से होगी। सर सोच से भी ज्यादा देर से होगी? यस। यानी अगर आपके पास नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो तब है जब बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है? लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाए तो फिर बॉइलिंग 100 से भी बढ़ जाएगी। यानी अगर आप चाहते हैं तो बॉइलिंग 100 के बाद 110 120 से भी करा सकते हो। और यही होता है प्रेशर कुकर के अंदर। जल्दी पकने का तरीका क्या होता है कि ज़्यादा हीट अंदर जमा हो जाती है। 100 डिग्री के लिए जो हीट दरकार है या आग दरकार है, उससे ज़्यादा हीट अंदर चली जाती है, इसलिए पकने वाली चीज़ जल्दी पक जाती है, ठीक है? अच्छा, तो यही बात हमने यहाँ पे करनी है। द रेट ऑफ, पहली बात है इवेपोरेशन की, तो हम इवेपोरेशन के साथ बात करेंगे। तो इवेपोरेशन सिंपल सी ये है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। क्या मतलब ये कि जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर बाहर नहीं निकल पाएंगे, इवेपोरेशन कम हो जाएगी। तो वही ये कहता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इनवर्स रहती है।
इन एन ओपन कंटेनर, जैसे कि ये हमारे पास एक ओपन कंटेनर है, चीज बाहर निकल सकती है। इन एन ओपन कंटेनर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट एस्केप इन द एयर विल नॉट कम बैक टू द लिक्विड, यानी कि जो ऊपर उड़ जाते हैं मॉलिक्यूल तो बिखर जाते हैं, वो वापस तो नहीं आ पाएंगे, यानी जो बाहर चले गए वो उड़ गए, वो कहीं से कहीं निकल गए, लेकिन वो वापस तो नहीं आ सकते। ठीक है, increasing the external pressure will force the molecule to turn back to the liquid surface। अब मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे थे बाहर निकलने के लिए, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा आ गया। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नल प्रेशर का थोड़ा जिक्र मैं और कर देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक कंटेनर बनाते हैं, ये मैं बना रहा हूँ, इसे हम सिलेंडर भी बोलते हैं, ये आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर ही पढ़ोगे, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब सपोज करो कि यहां पर हम क्या करते हैं, एक पिस्टन लगाते हैं, जैसे कि एक इंजेक्शन में होता है। अब मॉलिक्यूल कहां पर है, यहां पर है। जैसे ही मॉलिक्यूल बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, ऐसे कह लो। लेकिन अगर हम इस पिस्टन के ऊपर एक वजन रख दें और इसको नीचे की तरफ धकेलें, यानी प्रेशर को बढ़ा दें, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतने सरफेस पे आने वाले मॉलिक्यूल बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। तो यही बात आ रही है कि अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल को जो ऊपर आ भी गए हैं अगर, तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा अपने लिक्विड सरफेस में, मेकिंग इवेपोरेशन डिफिकल्ट। और इस तरह इवेपोरेशन नहीं होगी। अगर कंटेनर क्लोज्ड है तो वैसे नहीं होगी, लेकिन कंटेनर अगर खुला है तो फिर हवाई दबाव जो है वो वेपर को बाहर आने नहीं देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं हब्स का महीना आ गया, सिर्फ बड़ा हब्स चल रहा है, उसका क्या मतलब होता है, बाहर का प्रेशर बहुत कम हो गया है, पसीना जैसे ही जल्दी जल्दी बाहर आता है, जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर से सक कर रहा है हमारा सारा जिस्म का पानी। ठीक है, यानी खींच रहा है, तो ये होता है हब्स में। और कभी कभी होती है नमी, जैसे बारिश के बाद बहुत सारी नमी आ जाती है, पहले से ही हवा में बहुत ज्यादा वेपर्स होते हैं और सम टाइम एयर का प्रेशर यानी हवा तेज चलने लगती है, तो आपको पसीना नहीं आता है। तो देखो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। अच्छा, अब चलो मजीद आगे आगे हम समझेंगे कि क्या इसी का यानी एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पर भी कोई असर होता है। आओ उसको हम देखते हैं एक दफा। तो लिखता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। दो लाइन बताई कही थी मैंने, दो लाइंस आपने याद कर लेनी है। रेट ऑफ इवेपोरेशन एक्सटर्नल प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब क्या है, जैसे अब सुनो, जैसे मैंने कहा कि अगर वेपर ऊपर आना चाहते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर भी ज्यादा है तो बॉइलिंग देर से होगी। यही बात यहां समझाई जा रही है। जो बॉइलिंग 100 पे होनी थी वो अब 110 पर हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले की निस्बत प्रेशर बढ़ गया है, तो प्रेशर के बढ़ने से बॉइलिंग देर से होती है। अब इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। आपने पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर देना है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, यानी लिख सकते हैं a point a temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, पहले भी बताई थी और इस टॉपिक में भी दी गई है। फिर लिखता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कराची। ये आपके पास दो एग्जांपल देकर आपने साबित कर देना है। देखो बॉइलिंग पॉइंट कराची में पानी का होता है 100 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि वहां 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरी, मरी में जाओ ना, पहाड़ों पे जाओ ना, पहाड़ों पे कहीं चले जाओ तो आपको लगता है, देखिए हमारे कान के पर्दे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जो फर्स्ट टाइम वहां जाए ना वो बड़ा महसूस करता है इस चीज को। बाज़-औक़ात इसकी वजह से नौजिया भी होता है, उल्टियां भी आ जाती हैं जब हाइट पे जाते हैं। तो ऊपर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो हमारे कान के पर्दे सीधे रहने की बजाय थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, ऐसे। ठीक है, यानी कि अगर प्रेशर बाहर ज्यादा होगा तो पर्दे ऐसे हो जाएंगे, मतलब अंदर की तरफ कह लो, अंदर की तरफ चले जाएंगे, वरना बाहर की तरफ। तो ये पर्दे वाइब्रेट करने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर प्रेशर बहुत, जैसे ये कब होगा, ये होगा जब डाइव करेंगे, कहाँ, पानी के अंदर। गोताखोरों के साथ ये होता है कि उनके कान के पर्दे अंदर की तरफ चले जाते हैं और पहाड़ों पर चढ़ने वालों के पर्दे बाहर की जानिब आ जाते हैं, क्योंकि बाहर प्रेशर कम होता है। अब मरी में चूंकि प्रेशर कम है तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम है। एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। कराची की बात क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर वाटर सरफेस है। वाटर सरफेस मतलब समंदर है और सी लेवल पर जो प्रेशर होता है वो
1 एटमॉस्फेयर होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पर 100 डिग्री सेल्सियस है। बस ये दो बातें आपने करनी है। अब बताना है ऐसा क्यों हुआ। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ मरी इज लोअर देन दैट ऑफ कराची, सो वी फाइंड दैट बॉइलिंग पॉइंट हैज डिक्रीजेस एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। इसी तरह अगर आप चले जाएं कराकरम या आप चले जाएं माउंट एवरेस्ट, तो वहां पे पता है पानी कहाँ बॉईल कर लेगा, 72 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। यानी अब क्या होगा, वहां खाना ही नहीं पकेगा। इसलिए अक्सर पहाड़ों पे जो खाने पकते हैं, स्पेशली गोश्त वगैरह या बड़े का गोश्त, वो मुकम्मल तौर पर गल नहीं सकता उस वक्त तक के लिए, जब तक आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ना करें। वहाँ के लोगों को आदत होती है थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ा सख्त खाना खाने की, लेकिन जो पंजाब में रहते हैं वो उसको समझते हैं वो कच्चा रह गया। हालांकि ऐसा नहीं है, बहरहाल वो उनके हिसाब से ट्रेडिशन है। और यहाँ पर भी तो अगर आप कुकर में पकाएंगे वहाँ पर जाकर तो खाना सही पकेगा, वरना खाने में इतनी हीट जा ही नहीं पाएगी कि वो इतना गले जितना कि पंजाब या कराची में गलता है। इसलिए कराची में जो निहारी है या हलीम है, ठीक है ना, तो वो ज़रा ज़्यादा मतलब पकता है क्योंकि जल्दी पक सकता है, जबकि पहाड़ों पर ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से पकेंगी अगर नॉर्मल प्रेशर पर पकाओगे। एक तो अपनी बुक को देख लो कि यहाँ पर इसको कैसे लिखा गया है। यहाँ पर आपके पास पेज नंबर है 7, ठीक है। पेज नंबर 7 पर देखोगे तो आपको नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ। वो क्या है, वहाँ लिखा हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले तो एक एमसीक्यू है, रेट ऑफ इवेपोरेशन टेंड टू डिक्रीज सॉरी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देने से जो रेट है वो बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब आप इवेपोरेशन की बात करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर विल फोर्स दीज मॉलिक्यूल टू टर्न बैक टू द लिक्विड। ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल को वापस जाने में मजबूर किया जाता है। इस तरह इवेपोरेशन सुस्त हो जाएगी या ना होने के बराबर होगी। और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा बॉइलिंग पॉइंट को आपने डिफाइन करना है, और फिर उसके बाद आपने ये दो बातें लिखनी है 100 वाली, यानी कि 100 डिग्री पर पानी बॉयल होता है कराची में और 98 पर बॉयल होता है कहाँ पर, यस मरी में। अच्छा, फिर उसके बाद ये हिस्सा मुकम्मल करने पर आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अब अगर आप ये चाहते हो तो ये वाली डायग्राम बना लो। इस डायग्राम को मैंने कुछ हल्का सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ये दो मतलब डायग्राम है, लेकिन ये असल में दो सिचुएशन है कि अगर प्रेशर कम है तो पिस्टन ऊपर है, और अगर पिस्टन को नीचे कर दिया जाए यानी यहाँ पहुँचा दिया जाए, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो लोअर प्रेशर पर लोअर बॉइलिंग पॉइंट और हायर प्रेशर पर हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये आपने यहाँ तक इसको देखना है, ठीक है बेटा। तो मेरा ख्याल से यहाँ तक भी बात समझ ना आई हो तो बेटा ज़रूर बताया करें, ताकि हम उसको कंसीडर करें। कोई बात ऐसी है जो आपके समझने के लिए आसानी पैदा कर सकती है तो हम उसी तरीके से चलेंगे। अपने चैनल का ख्याल करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।